आपसे बात कर सकता हूँ या यहाँ विचार रख सकता हूँ। एमओयू हमारे दोनों जो हमारी दो पार्टी है, एक कंपनी हो गई और एक जो हमारे लोकल लोग हैं जो उसमें इफेक्टेड एरिया में आ जाते हैं, लैंड लूजर में आ जाते हैं, लैंडलेस है, हाउसलेस, ये सारे आ जाते हैं। इनका मीडिएटर रहता है प्रशासन, ठीक है। अब इनका मीडिएटर प्रशासन रहता है। अगर हमारे को वो एमओयू का उल्लंघन करते हैं तो हम प्रशासन को बीच में ले सकते हैं जी। अगर वो एमओयू को नहीं मानते हैं तो हम भी एमओयू को नहीं मानेंगे। ना हम अवैध तरीके से ब्लास्टिंग होने देंगे, ना हम इनका इलीगल तरीके से ये माइनिंग चलने देंगे। क्योंकि अभी तक अगर मैं देखा, मतलब अगर मैं बताऊं, बात करूं, दोनों ही माइनिंग की, या कशलोक माइनिंग है या आपकी मंगू की माइनिंग है, दोनों ही अवैध रूप से चल रही है। कोई भी एक क्राइटेरिया कंपनी पूरा नहीं कर रही है इसमें। ये तो हम लोगों की एक मतलब ये मान सकते हैं, ईमानदारी मान लो चाहे, या हम भोले भाले लोग हैं यहाँ के, तब जाके ये इतना काम चल रहा है इनका। अन्यथा ये मतलब यहाँ पर ये पूरे तरीके से इलीगल है। ये माइनिंग जो चल रही है वो इलीगल है, क्योंकि माइनिंग के भी कुछ एक क्राइटेरिया रहते हैं जो कंपनी को फुलफिल करने पड़ते हैं। वो कोई भी फुलफिल, डेंजर जोन में ब्लास्टिंग कर रहे हैं, डेंजर जोन में काम कर रहे हैं। जो माइनिंग का ये रूल रहता है कि आपके 1 किलोमीटर के दायरे पे कोई भी गांव नहीं होना चाहिए। मतलब एक सेफ तरीके से आपको वो ब्लास्टिंग करनी पड़ेगी अगर वहां पर काम करना है। उसके अलावा भी उनके बहुत सी एक कंपनी के क्राइटेरिया रहते हैं। जो आपका जो समाज है, CSR जो फंड है, वो वहाँ डेवलपमेंट के लिए लगाना चाहिए। आज दिन तक वो सिर्फ कागजों में रहता है, यहाँ का पैसा उठा के कहीं और लगा दिया जाता है। अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग स्टेटों में जाके यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, काम यहाँ से कर रही है, पैसा यहाँ से कमा रही है, यहाँ का पैसा मुंबई में जाके लगा रही है, गुजरात में लगा के जा रही है, कागजों में शो कर रही है जी हम कर रहे हैं ये। जबकि उस पे क्या होता है कि जो CSR का फंड है वो वहाँ पर जो इफेक्टेड जो एरिया है, इफेक्टेड जो आपका गांव या पंचायतें हैं, वहाँ पर वो डेवलपमेंट के लिए वो पैसा लगता है। कंपनी ने जब हमारी मे भी 1990 के आसपास की सेटलमेंट थी, मुझे तो पता नहीं है क्योंकि मेरा तो बर्थ ही 1995 का है, ठीक है। लेकिन जब भी मतलब कंपनी के साथ समझौते हुए थे तो इसी पे थे। जो हम क्या चाहते हैं, जो R&R की पॉलिसी है वो भी लागू की जाए। हमारे को बोला गया था कि आपको जो है रोजगार है वो पुश दर पुश दिए जाएंगे। लेकिन अगर न्यू जनरेशन की बात करूं तो किसी को कोई रोजगार नहीं है। जो स्थायी रोजगार कंपनी द्वारा दिया जाना था वो अभी तक किसी को भी नहीं मिला हुआ। क्योंकि हमारी तो जमीनें थी, हम लैंड लूजर थे, हमारी जमीनें थी वो पुश दर पुश थी। इसकी यहाँ पे हमारे को रोजगार भी पुश दर पुश मिलना चाहिए था, जो कंपनी डिनाई कर रही है। मतलब इन सभी चीजों से मतलब अपना पल्ला झाड़ रही है। दूसरी बात ये सुनने में आती है कि जैसे मान के चलो अडानी ने जब ये कंपनी को हायर किया या कंपनी को अपने अधीन किया तो वो बोलता है कि मैंने ये समझौते नहीं किए थे। जब वो समझौते नहीं किए थे, जब पीछे वाली अगर कोई भी कंपनी अपनी किसी कंपनी को बेच रही है, वो प्रॉफिट के साथ वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बेच रही है, तो वो उसका अडानी का एक जिम्मेवारी बनती है कि उनको भी मेंटेन करके चले और इस तरीके से जो है काम करें, ठीक है। इसके साथ ही मैं ज्यादा बात ना करता हुआ धन्यवाद करता हूं संदीप भाई। बाकी मैं एक बार फिर इस मंच के माध्यम से आपको बताता हूं कि जो हमारा युवक मंडल है शेरी चाकड़ू, कल भी मैं वहां नहीं था, आप वहां पर आए, मैं उसके लिए आपसे धन्यवाद करता हूं कि आपने जो है लोगों की जो समस्या है वो एक मतलब सोशल मीडिया पर आकर पूरे हिमाचल में वो बताई है कि हम मतलब किस परिस्थिति में अपना जो है जीवन व्यापन कर रहे हैं। तो मैं आपसे आपका धन्यवाद करता हूं। साथ ही आपको ये भी मतलब इस मंच से बोल रहा हूं कि जो भी युवक मंडल शेरी है वो लास्ट तक आपके साथ खड़ा है। हर जो सदस्य है युवक मंडल का आपके साथ खड़ा हुआ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। कोई बात नहीं। तो देखिए, कहते हैं जो नौजवान होते हैं ना वो देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, और इन्होंने जो बातें कही है वो कहीं ना कहीं हर इंसान को, हर उम्र दराज के इंसान को पता होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इन्होंने बहुत सारी बातें कही और इन्हीं की बातों को मैं
समाप्त करता हुआ मैं बहुत सारी चीजें और एड ऑन करना चाहूंगा कि जैसे अनिल जी ने हमें बताया कि अभी अडानी कहते हैं कि वो जो एमओयूज हुए थे या जो पॉलिसीज थी वो पुरानी थी, मेरे साथ नहीं हुई है। तो यहां पर एक और चीज है कि जो एमओयूज होते हैं वो इंडस्ट्री और सरकार के बीच में होते हैं। कुछ उनमें शर्तें होती है सरकार की तरफ से और जिनको कंपनी ने फॉलो करना होता है। और जो एमओयूज हुए हैं जैसे R&R पॉलिसी जो है बाद में इम्प्लीमेंट की गई, लेकिन वो उनमें इतना वजन नहीं है। जो एक्चुअल में R&R पॉलिसी है वो 1994 की है, जिसमें बहुत सारी ऐसे हमारे हक है जो लोगों को नहीं बताए गए थे, क्योंकि वो जननी है। पहली बात मैं बता देता हूं, वो जननी है R&R पॉलिसी की। और रही बात अडानी की इन बातों से मुकरने की कि मेरे सामने ये नहीं हुई है, तो पहले तो उनका काला चिट्ठा खोल लेते हैं कि अडानी जी अभी जो ये बात कर रहे हैं वो कहां से आए और वो कैसे आज देश के दूसरे नंबर पे सीमेंट उद्योग के एक बड़े उद्योगपति में उनका नाम आ गया। आपको याद होगा कि अंबुजा अडानी सीमेंट ने सीमेंट से पहले होलसिम अंबुजा सीमेंट के नाम से थी, उससे पहले अंबुजा सीमेंट के नाम से थी, अंग्रेज के पास थी। और बाद में अडानी जी ने ये जब इसको आज से 4 से 5 साल का समय हो चुका है, जब इन्होंने टेक ओवर किया, अडानी जी को सीमेंट का सा तक पता नहीं था। सीमेंट छोड़िए, सीमेंट का सा भी नहीं पता था कि सीमेंट क्या चीज है, क्या पत्थर से बनता है, क्या कोयला होता है, क्या जिप्सम होता है, उनको कुछ नहीं पता था। और आज आप देख रहे हैं कि अल्ट्राटेक जो नंबर 1 पे थी